हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक अर्थात जो तुगलक वंश के संस्थापक हैं, इनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने खिलजी वंश के संबंध में अध्ययन कर चुका है। यहाँ ये बतला दें कि 5 वंश हुए हैं सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के। इन 5 वंशों में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश जो है वो तुगलक वंश ही है। इसके पहले सबसे पहले मामूलक वंश था, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं। उन्होंने 84 वर्ष। खिलजी वंश जिन्होंने लगभग 30 वर्ष शासन किया। तुगलक वंश के 5 शासक हुए हैं और इन 5 शासकों ने 94 वर्ष तक के शासन किया। इसके बाद आए थे सैयद वंश, इसमें 37 वर्ष शासन किया लगभग। और इसके बाद लोधी वंश, जिसने लगभग 75 वर्ष शासन किया। इन सभी में तुगलक वंश जो है 94 वर्ष। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 5 राजवंशों में सर्वाधिक शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो वो तुगलक वंश था। तो अब तुगलक वंश के संबंध में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक, अर्थात लगभग 94 वर्ष तक के इन्होंने शासन किया था। और इस वंश में 5 प्रमुख शासक हुए हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 से 1325 ईस्वी तक के शासन किया था। और चूँकि सबसे पहले शासक होने के कारण इनको इस वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इसके पश्चात इनका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक के शासन किया है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक के। उसके बाद तुगलक शाह, जिन्होंने 1388 से लेकर 1394 तक। और उसके बाद तुगलक वंश के अंतिम शासक थे नसरुद्दीन महमूद शाह, जिन्होंने 1394 से लेकर 1414 ईस्वी तक के शासन किए थे। तो ये तुगलक वंश के प्रमुख जो 5 शासक थे, और इन्होंने कब से कब तक का शासन किया, ये मैंने आपको जानकारी दी है। अब सबसे पहले जो है शासक हुए हैं गयासुद्दीन तुगलक। इस वीडियो में हम गयासुद्दीन तुगलक के शासन के संबंध में ही विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो अब देख लें, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक के इनका शासनकाल रहा। इनका अगर नाम देखें तो गाजी मलिक तुगलक इनका मूल नाम था। इनके पिता करोना तुगलक जो तुर्क थे, और माता एक नाम तो इसमें नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन ये जाट थी, जाट माता थी। और इनके ही पुत्र थे ये गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के भी 2 पुत्र थे। जूना खां, कहीं कहीं जौना खां मिलता है। इनको उलूग खां की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से है। ये इसके बाद है, उन्होंने शासन किया था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। और इनके दूसरे बेटे थे बैराम आइबा, जिनको किशलू खां के नाम से भी जाना जाता है, या किशलू खां की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। और ये जो थे गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश के संस्थापक माने जाए थे। 8 सितंबर 1321 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनके संबंध में विशेष रूप से गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में है कि मंगोलों ने 29 बार इन पर आक्रमण किया, और 29 बार ये इन्हें विजय प्राप्त हुई। और यही कारण था, मंगोलों के साथ इनके लगातार संघर्ष होते रहे और सब में इन्होंने विजय प्राप्त की। इसलिए इन्हें मलिक उल गाजी की उपाधि से भी नवाजा गया। गाजी शब्द का अर्थ होता है काफिरों का संहारक या काफिरों के लिए घातक। तो ये गाजी शब्द का अर्थ होता है, और इन्हें मलिक उल गाजी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अब देख लें, इनके शासन काल में जब ये जैसे ही इन्होंने सुल्तान का पद ग्रहण किया, तो इनके सामने अनेक समस्याएं थी। तो गयासुद्दीन तुगलक के सुल्तान बनने के पश्चात उनके सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या थी कि राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, अर्थात राज्य अर्थविहीन था, अर्थात पैसा की बहुत कमी थी। तो उस कमी को दूर करना था। दूसरा है सुल्तान पद की गरिमा को पुनः स्थापित करना है।
इसके पूर्व जो अंतिम शासक रहे हैं वो सुल्तान तो ज़रूर रहे, लेकिन उनकी कोई बात मानता ही नहीं था, अर्थात सुल्तान पद की गरिमा नहीं थी। तो इनके सामने दूसरा ये था कि सुल्तान पद की गरिमा को पुनः स्थापित करना। राज्य का एकीकरण, राज्य का एकीकरण बहुत आवश्यक था, क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटे छोटे राजा बन गए थे और जो सुल्तान की बात को मानते ही नहीं थे। तो राज्य का एकीकरण करना इनकी प्रमुख समस्या थी। और मंगोलों से सुरक्षा, और मंगोलों पर 29 बार आक्रमण किया। मंगोलों ने इन पर, यहाँ है, मंगोलों ने इन पर 29 बार आक्रमण किया था और 29 बार आक्रमण का इन्होंने जवाब दिया था। और यही कारण था मंगोलों से सुरक्षा के लिए इन्होंने तुगलकाबाद में किले का निर्माण कार्य भी कराया था। इसके संबंध में हम चर्चा आगे करेंगे। अब सबसे पहली समस्या इनकी थी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। तो उस समय में जो गैसुद्दीन तुगलक के आय के जो स्रोत थे, वो स्रोत के बारे में जानकारी देख लें। सबसे पहले है जजिया। यह मुसलमानों से लिया जाने वाला वैयक्तिक कर था, तो जजिया। उसके बाद दूसरा था जकात, अर्थात मुसलमानों द्वारा अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करना जकात कहलाता था। तीसरा था खुम्स। यह गैर मुस्लिम, यहाँ गैर लिखा है, यह गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था। जो लोग मुसलमान नहीं थे वह यह कर अदा करते थे, अर्थात जो गैर मुस्लिम लोग थे वो उनसे खुम्स का लिया जाता था। इसके बाद खम्स, लूट से जो प्राप्त धन होता था, कहीं बाहर दूसरे देश पर आक्रमण करते थे उनसे जो प्राप्त होता था उसको खम्स कहते थे। और पांचवा था उस्र, यह एक प्रकार का कृषि कर था। तो इस तरह से इन आय के स्रोत गैसुद्दीन तुगलक के संबंध में थे। आगे हम अन्य बातें और देख लें गैसुद्दीन तुगलक के संबंध में। गैसुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नाम का एक नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? तुगलकाबाद। और वहीं पर एक किले का निर्माण भी किया था, तुगलकाबाद का किला के नाम से, जिनको हम जानते हैं। तुगलकाबाद में ही अपने मकबरे का निर्माण उन्होंने करवाया था, जो 1321 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक का के मध्य का निर्माण कर हुआ था। और यह मकबरा तुगलकाबाद किले के ठीक सामने स्थित था। यह एक छोटे से किले के रूप में भी दिखाई देता है। इसका चित्र भी हम आगे देखेंगे, और तुगलकाबाद का जो किला है उसका चित्र भी हम आगे देखेंगे। आगे गैसुद्दीन तुगलक ने शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका यह मानना था कि शराब से विभिन्न प्रकार की बुराइयां होती हैं और ये धर्म विरोधी है। शराब का सेवन मुस्लिम धर्म के खिलाफ भी था, इसलिए उन्होंने शराब के बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। अब उन्हीं के समय में गैसुद्दीन तुगलक के समय में निजामुद्दीन औलिया, जो एक सूफी संत थे, इन सूफी संत से इनके संबंध ठीक नहीं थे। और इनके जो निजामुद्दीन औलिया से संबंध ठीक न होने के अनेक कारण थे, जिनकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। गैसुद्दीन तुगलक संगीत विरोधी था, अर्थात उसे संगीत पसंद नहीं था और वो मानता था कि संगीत ये धर्म विरोधी भी है। जबकि निजामुद्दीन औलिया संगीत प्रेमी थे और उनके यहाँ संगीत की सभाएं हमेशा होती रहती थी। और यही कारण था कि गैसुद्दीन तुगलक उनसे नफरत करने लगा था। दूसरा उनके नफरत का कारण और था। निजामुद्दीन औलिया को खुसरो खान ने अपने सुल्तान बनने पर शपथ ग्रहण के समय 5 लाख टके, जो उस वक्त एक बड़ी रकम मानी जाती थी, वो 5 लाख टके भेंट की थी। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। जब निजामुद्दीन औलिया ने क्या करे थे कि इन राशि को गरीबों को वितरित कर दिया था। लेकिन जब गैसुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा और उस समय उनके राज्य की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो उसने उस अनुग्रह में भेंट की गई राशि जो 5 लाख टके थी उसे वापसी की मांग की। किनसे मांग की थी? निजामुद्दीन औलिया से। इस पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि वह राशि मैंने गरीबों को दान कर दिया। इस पर क्या हो गया था कि गैसुद्दीन तुगलक रुष्ट हो गया था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी रकम थी और उनसे भी क्या हो गया था, रुष्ट हो गया था। आगे और था कि निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों के लिए पेयजल के लिए एक बावली का निर्माण करा रहे थे। उसी समय गैसुद्दीन तुगलक भी मंगोलों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से तुगलकाबाद में एक किले का निर्माण करा रहे थे। कारीगर एवं मजदूर
निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ काम करना चाह रहे थे। जो निज़ामुद्दीन औलिया थे, जो बावली का निर्माण कराना चाहते थे, वो कारीगर वहाँ काम कर रहे थे। तो राजाज्ञा हुई, यहाँ ऋतुराज लिखा है, राजाज्ञा हुई कि कोई भी मजदूर या कारीगर किले में ही कार्य करेगा। इस पर अब राजाज्ञा का पालन करते हुए मजदूर दिन में तो किले में काम करने लगे, लेकिन रात्रि में बावली पर काम करने लगे। अर्थात दिन में वो किले में काम करते थे ताकि राजाज्ञा का पालन हो जाए, लेकिन जब रात्रि के समय रहता था तो वहाँ पर वो बावली में जाकर काम करते थे, क्योंकि उनकी श्रद्धा भी निज़ामुद्दीन औलिया के प्रति काफ़ी थी। जब यह खबर सुल्तान को लगी तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्या की कि तेल की बिक्री पर रोक लगा दी। अर्थात सभी को बोल दिया कि कोई भी निज़ामुद्दीन औलिया को तेल नहीं देगा, ताकि अगर तेल ना रहेगा तो फिर प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो पाएगी और बावली का निर्माण रुक जाएगा। इस पर निज़ामुद्दीन औलिया क्रोधित हो गए और उन्होंने सुल्तान को बद्दुआ दे दी और उस निर्माणकार को बद्दुआ दे दी कि या रहे उजर या बसे गुजर। अर्थात यह किला क्या हो जाएगा, भूतिया बन जाएगा, यहाँ चोर डाकू और उचक्के ही रहेंगे, असली सही लोग नहीं रहेंगे। इस तरह का उन्होंने क्या किया, उन्हें श्राप दे दिया या बद्दुआ दे दी उनको। अब उन्होंने क्या हुआ कि एक कुंड पर हाथ लगाया, जिससे वहाँ पर जो पानी था वो तेल बन गया और उसी से उन्होंने बावली का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। तो इससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके जो शिष्य थे उन्होंने ही उस कुंड में तेल की व्यवस्था करवा दी थी। अब सत्यता क्या है ये तो कह नहीं सकते। उपरोक्त कारणों से गयासुद्दीन तुगलक एवं निज़ामुद्दीन औलिया के मध्य संबंध और कटुपूर्ण हो गए थे। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। अमीर खुसरो भी उनके समकालीन थे और वो निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। ये देखिए तुगलकाबाद का किला, ये है, आज खंडहर के रूप में यहाँ पर है। ये है इनका गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरे का चित्र है। ये दो इनका निर्माण कार्य उन्होंने कराया था। आगे अब हम देखेंगे सैन्य अभियान। गयासुद्दीन तुगलक के जो सैन्य अभियान थे कि कौन कौन से सैन्य अभियान उन्होंने किए थे, तो सबसे पहले उनका था तेलंगाना अभियान। यहाँ के शासक राय रुद्र प्रताप देव थे। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां को तेलंगाना अभियान में भेजा। इस युद्ध में जूना खां ने विजय प्राप्त की एवं तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। कई बार ये पूछा जाता है कि तेलंगाना का नाम भर के सुल्तानपुर किसने रखा था, तो तेलंगाना का नाम बदल के सुल्तानपुर कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा है जाजनगर उड़ीसा अभियान। यहाँ के शासक भानुदेव द्वितीय थे। इन्होंने तेलंगाना अभियान के दौरान वहाँ के शासक रुद्र प्रताप देव की सहायता की थी। इस कारण गयासुद्दीन ने इन पर आक्रमण किया और 1324 ईस्वी में जो अभिलेख मिलते हैं उसमें इसकी विजय की पुष्टि होती है। उसके बाद है बंगाल अभियान। यहाँ पर बलबन का पुत्र बुगरा खां के उत्तराधिकारी शमशुद्दीन फिरोज शाह का शासन था। शमशुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्र थे, शहाबुद्दीन फिरोज शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बहादुर एवं कुतलुश खां। इनके मध्य में क्या होता था कि सत्ता का संघर्ष बना हुआ था और इस सत्ता संघर्ष में गयासुद्दीन बहादुर, ये उनका जो तीसरा पुत्र था, इसके हाथ में सत्ता लगी। किंतु नसरुद्दीन महमूद जो इनसे बड़ा वाला पुत्र था, वो क्या हुआ, सत्ता प्राप्ति के लिए सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के पास पहुंच गया और उनसे सहायता मांगी तथा वचन दिया कि वह सुल्तान के अधीन ही रहेगा। इस पर गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कर वहाँ विजय हासिल की और यहाँ पर स्वयं सुल्तान जो थे गयासुद्दीन तुगलक, वो गए और उन्होंने वहाँ पर आक्रमण किया और बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को विजय प्राप्त की। तिरहुत अभियान। तिरहुत के शासक हरि सिंह देव थे, जो तुगलक के आक्रमण के करने पर हरि सिंह जो थे देव जान बचाकर, ये गलत लिखा गया, जान बचाकर नेपाल के जंगल में भाग गए और गयासुद्दीन तुगलक का शासन
गयासुद्दीन तुगलक ने अपना जो शासन था अहमद खां को सौंपकर राजधानी दिल्ली वापस हो गए। अब जब दिल्ली वापस हो रहे थे तब उनको ये पता लगा था कि मतलब वहाँ जो थे निज़ामुद्दीन औलिया थे वो उनके द्वारा मतलब अभी भी निर्माण कार्य जारी था। तो वहीं से उन्होंने उनको मतलब संदेश भेजा था कि मेरे आने के पूर्व, मेरे दिल्ली पहुंचने के पूर्व वो क्या करें कि दिल्ली छोड़कर चले जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब गयासुद्दीन मृत्यु के देख लें इसके पश्चात बंगाल एवं तिरहुत की विजय के पश्चात जब गयासुद्दीन तुगलकाबाद वापस आ रहे थे तो मार्ग में दिल्ली के 6 किलोमीटर दूर ही अफगानपुर के पास लकड़ी के बने भवन में सुल्तान के स्वागत की व्यवस्था की गई थी और उनका स्वागत की तैयारी की गई थी। और ये स्वागत की तैयारी किसने की थी? उन्हीं के पुत्र ने की थी। लेकिन समारोह के दौरान हाथियों का जब प्रदर्शन हो रहा था उससे लकड़ी का भवन अचानक गिर गया और उसमें गयासुद्दीन तुगलक एवं उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इब्ने बतूता के अनुसार सुल्तान की मृत्यु पर कहा उन्होंने कि ये एक षड्यंत्र था और बदायूं ने भी इनका समर्थन किया। इस लकड़ी के भवन का निर्माण अहमद अयाज खां ने किया था। किसने किया था? अहमद अयाज खां ने किया था, जो सुल्तान की मृत्यु के पश्चात अयाज खां को ख्वाजा की उपाधि भी मिली और इसके साथ उन्हें वजीर का पद भी मिला। अब इससे यह प्रतीत होता है कि गयासुद्दीन का पुत्र जूना खां, जो बाद में फिर सुल्तान बना था, उसने के कहने पर ही शायद मतलब सत्ता प्राप्ति करने के लिए षड्यंत्र रचा था। लेकिन बर्नी ने कहा कि बिजली गिरने के कारण मृत्यु हुई। फरिश्ता एवं इशामी के अनुसार यह अप्रत्याशित दुर्घटना थी जिसके कारण सुल्तान की मृत्यु हुई। शरीद ने इसे दैवीय प्रकोप बताया था। अब उनका कहना था कि यहाँ पर हम आ जाएं वो निज़ामुद्दीन औलिया के। उनका कहना था कि सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक की बनती नहीं थी, दोनों के आपसी रिश्ते भी खराब थे और क्या अनेकों कारण थे। गयासुद्दीन तुगलक ने उनके दिल्ली लौटने से पूर्व ही निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। इस पर निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, हनुज दहली दूरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। और इसके पश्चात सुल्तान कभी दिल्ली वापस नहीं आ पाया तो और उसकी मृत्यु हो गई जो लकड़ी के महल के गिरने से हुई थी। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद ये देवी प्रकोप था, जो उनका साप था औलिया का, उसके कारण ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह 5 वर्ष का जो शासनकाल था गयासुद्दीन तुगलक का, वो शासनकाल रहा। इसके पश्चात उनका जो पुत्र था जूना खां, जिनको जौना खां के नाम से भी जानते थे, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सत्ता की बागडोर इन्होंने संभाली थी। इस तरह से ये गयासुद्दीन तुगलक का जो इतिहास था उसको हमने बारीकी से पढ़ने का प्रयास किया। आशा है कि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा। आने वाला जो अगला वीडियो होगा मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसका लाभ आपको शीघ्रता से मिल जाए। धन्यवाद।